28 दिसंबर 2020 से आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम होने वाली है, जिसका मॉक टेस्ट सभी आरआरबी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न, मैथमेटिक्स के 30 प्रश्न, रीजनिंग के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट में जो 30 प्रश्न पूछे गए हैं उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन इस वीडियो में दे रहा हूँ। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोरिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं मॉक टेस्ट में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन को बढ़ा करके दिखाने के लिए हम कॉपी करके एक एक प्रश्नों को एक एक स्लाइड में लाया है ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन दिखे। क्वेश्चन नंबर 41, इतना का मान इनमें से किसके बराबर है? देखिए 5 स्क्वायर प्लस 15, 5 स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3 इंटू 6 18 माइनस 2 ऑफ 3, ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं, 2 गुने 3 करेंगे 6, ये 15 था। 25 प्लस 15 करेंगे 40, 40 को 8 से भाग देंगे 5 प्लस 18 माइनस 6, ये हो जाएगा 17 प्लस में, जो कि ऑप्शन 1 में है। 17 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका मान इनमें से किसके बराबर है? तो इसमें देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 2 गुने 5 करेंगे अर्थात ये 10 आ जाएगा। उसके बाद अब भाग की क्रिया करेंगे, 60/10 तो 6 आ जाएगा प्लस, अब इसमें गुना का काम हम करेंगे, तो 5 गुने 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 का मतलब 8, 8 गुने 5 करेंगे 40 माइनस 15, ये 31 होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, इसका मान इनमें से किसके बराबर है? ऑफ है, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे। देखिए पहले में अगर दशमलव का चिन्ह दशमलव हटाएंगे तो ये नीचे 5 और दशमलव की जगह पे 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो इंटू 2/5, हल कर दें 20, 4 गुने 2 बराबर 8, इसका आंसर 8 आएगा। अगला प्रश्न, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 625 और 250 से पूर्णतया विभाजित होगी, अर्थात हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम 625 को हम लिख सकते हैं 125 गुने 5, 250 को हम लिख सकते हैं 125 गुने 2, 125 दोनों में कॉमन है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 125 गुने 5 गुने 2, इतना बराबर 625 गुने 2, अर्थात 625 को 2 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 1250, यही इसका एलसीएम होगा। यही सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 625 और 250 से पूर्णतया भाग लग जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 242, 634, 358 को विभाजित करने पर 2, 4, 8 शेष हो। बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात हमें यह CF ज्ञात करने की ज़रूरत है। किसका हमें होगा? इसमें शेष को सभी से माइनस करते हैं, क्रमशः शेष 2, अर्थात 242 में से 2 शेष बचेगा, अर्थात पूरा कितना से भाग लगना चाहिए? 240 में। फिर उससे 634 को 4 शेष बचेगा, 4 इसमें से माइनस कर दें 630, और इसमें 358 में से
8 माइनस कर दें क्योंकि 8 शेष है, 350। इन तीनों का हम HCF निकाल देंगे, वही इसका आंसर होगा। तो निकाल सकते हैं, तरीका आपको मालूम ही होगा। कई तरीके हैं HCF निकालने के लिए, तो एक तरीके से निकाल करके बताता हूँ। जैसे 630 है, इसको 240 से डिवाइड करेंगे, 2 बार लगेगा, 480, 8 5 13, 150, 240, 150 हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, 90, एक बार, 9 6 15, 90, 60 बचेगा शेष, 90 आगे एक बार लगाएंगे, 60, अब नीचे 30 बचेगा, 60, अर्थात इन दोनों का HCF 30 आया। लेकिन एक और संख्या है 350। तो देखिए 350 और 30 का HCF क्या होता है, 30 350, 50, एक बार और, 20, 30, एक बार लगाएंगे, 20, 10, 2, अर्थात इन तीनों का HCF 10 आएगा। यही संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या 10 होगी, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका आंसर 10 होगा। अगला प्रश्न, इतना का मान किसके बराबर है। देखिए 81 का वर्गमूल करेंगे, यह हो जाएगा 9, 1600 का वर्गमूल करेंगे, यह हो जाएगा 40, 40 + 9 ये हो जाएगा √49। इसका मान हम जानते हैं 7 होता है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। 7 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, इतना और इतना के व्युत्क्रमों के गुणनफल का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को आराम से पढ़ते हैं। इतना और इतना के व्युत्क्रम, तो सभी का व्युत्क्रम पहले करें। 5/3 का व्युत्क्रम उल्टा कीजिए, 3/5, और 27/40 का व्युत्क्रम, ये हो जाएगा 40/27। इन दोनों का व्युत्क्रम का गुणनफल गुणा कर दीजिए, 8 × 25 = 40, 3 × 9 = 27, ये आ गया 8/9। ये गुणनफल आ गया। अब कह रहा है जो गुणनफल आया है उसका व्युत्क्रम कीजिए। इसका जब हम व्युत्क्रम करें अर्थात उल्टा कर देंगे, हर का अंश, अंश का हर, ये आ जाएगा 9/8। 9/8 इसका सही आंसर होगा। एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 शिक्षा पर, 1/3 भोजन पर व्यय करता है, शेष राशि की बचत करता है। यदि व्यक्ति का वेतन 60,000 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। शिक्षा पर उसने कितना खर्च किया, कह रहा है 60,000 का 1/4 भाग दीजिए 15, 15,000 रुपये शिक्षा पे खर्च करता है और भोजन पे खर्च करता है 60,000 का 1/3, 20,000 रुपया भोजन पे खर्च करता है। अर्थात टोटल उसका कितना पैसा खर्च हो गया, 15,000 प्लस 20,000 हो जाएगा, कुल खर्च 35,000 रुपया। तो बचत कितना, 60,000 में कितना उसे बचेगा, 25,000 की बचत होगी। 60,000 में से 35,000 घटा दें, वही इसकी बचत होगी 25,000। इसका आंसर होगा 25,000। $200 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या मौजूद है जो 3, 4,
एवं 5 से पूर्णतया विभाजित है। 3, 4 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या जो होगी इन तीनों का एलसीएम होगा। इन तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे, वो तीनों का गुना हो जाएगा। 3 चौक 12, 12 पच्चे 60। तो जो भी संख्याएं होगी वो को 60 का गुणज होगा। तो 200 और 500 के बीच अर्थात 200 से बड़ी पहली संख्या जो होगी 60 गुने 4 अर्थात 240 होगी। और सबसे बड़ी जो संख्या होगी 60 गुने 8 480। इसके बाद वाली जो संख्या हो जाएगी इसमें 60 जोड़िए तो ये आ जाएगा 520, 540 आ जाएगा जो कि 500 की बड़ी हो जाएगी। तो इतना, तो इसके बाद क्या आ जाएगा 60 गुने 5 6 7। इस तरीके जो गुना वाली संख्या रहेगी वही संख्या इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होगी। तो कितनी संख्याएं होगी कि 1 2 3 4 और 5 संख्याएं होगी। इसका सही आंसर होगा 5। किसी संख्या को 84 से विभाजित करने पे 27 शेष बचता है, उस संख्या को 6 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। ये देखिए 6 जो है 84, 6 से 84 भाग लग जाता है। तो 6 से भाग देने पे जो शेष बचेगा इसमें जो 27 शेष बच रहा है उससे हम 6 से उसको हम 6 से भाग दे दें तो उतना ही शेष बचेगा। तो 6 चौक 24 3 अर्थात उस संख्या को 6 से जब भाग देंगे तो हमें 3 शेष बचेगा। इसका आंसर होगा 3। यदि x अनुपात y बराबर 3:2 हो तो इतना का मान क्या होगा। अर्थात x का मान 3 और y का मान 2 हो तो इसका मान क्या होगा। मान भर दें x की जगह पे 3, तो 2 गुने 3 करेंगे 6 प्लस 3y, 3 गुने y के जगह पे 2 तो 6 नीचे आ जाएगा। 5 गुने 3 15 प्लस 7 गुने 2 14 12/29। इसका सही आंसर होगा 12/29। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका गुणनफल 726 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अनुपात 2:3 है तो इसका मतलब मान लें कि पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या 3x है। कह रहा है दोनों का गुणनफल अर्थात 6x² हो जाएगा। यह कह रहा है 726 है। 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 121 अर्थात x² बराबर 121। 121 हम जानते हैं 11 का स्क्वायर है अर्थात x का मान 11 होगा। तो अब संख्या निकाल दें। x की जगह पे 11, 2x का मतलब 2 गुने 11 अर्थात 22 और 3x का मतलब 33। इसमें कह रहा है कि छोटी संख्या कौन है। छोटी संख्या 22 होगी। इसका सही आंसर होगा 22। एक पंचायत चुनाव में 4 प्रत्याशियों को क्रमशः 526, 1132, 5432 और 2400 मत प्राप्त हुए। विजयी प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का कितना प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना प्रतिशत मत मिला। तो इसमें देखिए जिसका सबसे ज़्यादा मत आया वही विजयी हुआ होगा। तो हमें निकालना है 5432 टोटल मतों का कितना प्रतिशत है। तो सबको जोड़ दें। तो देखिए इसको जोड़ने पे ये होगा 9490।
तो इसका प्रतिशत हमें निकालना है कि ये कितना प्रतिशत होगा। तो एक मोटा मोटी कैलकुलेशन भाग देना थोड़ा यहाँ पे टिपिकल काम रहेगा। तो ऐसा उपाय लगाइए कि जिससे कि हम ऑप्शन की मदद लेकर के आसानी से हम आंसर तक पहुँच जाए। इसका अगर हम 50% की बात करें तो इसका याद है, इसका अगर 50% की बात करें तो ये आ जाएगा 4 7 दूनी 14 इतना। इससे भी ज़्यादा है 5% और कर दें, अर्थात इसका 10वां हिस्सा, 50% का 10वां हिस्सा 5, तो ये आ जाएगा 474 25 7 4 5 4 9 7 4 11 के 1 बाकी 1 7 5 12 के 2 बाकी 1, ये अभी आया 52 219, ये आ गया 55%। 55 और 60 के बीच इसका प्रतिशत होगा, तो उसमें ऑप्शन मेरा यही एक दिया हुआ है 57.23%। तो इसका हम सीधे आंसर बिना ज़्यादा गुना भाग किए हुए हम लगा सकते हैं 57.23% होगा। तो इस तरीक़ा से सही ऑप्शन आप आसानी से बिना कैलकुलेशन के या कम कैलकुलेशन के कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एवं 20% कम है। पहली दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक तीसरी संख्या जो है मान लीजिए कि 100 है, तो कह रहा है पहली संख्या इससे 30% कम है, अर्थात यह 70 होगी, और दूसरी संख्या इस तीसरी संख्या से 20% कम है, अर्थात ये 80 हो गया। तो इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, यानी 70:80 को हम सकते हैं 7:8। 7:8 इसका सही आंसर होगा। सॉरी, ये 6 है, 7:8 यहाँ पे है, 7:8 इसका सही आंसर होगा। कितने वर्षों में 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज की राशि 1600 रुपया होगी? कितने वर्ष, समय की बात पूछ रहा है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं, समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। ब्याज 1600 10,008, ऊपर 4 जीरो नीचे 4 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, अर्थात समय 2 वर्ष होगा। इसका सही आंसर 2 वर्ष होगा। अगला प्रश्न, एक बैंक एक दुकानदार को 5% चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होते हैं की दर पर 55,000 का ऋण देता है। 2 वर्ष बाद दुकानदार को कितनी राशि जमा करनी होगी? हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ए बराबर होता है P × 1 + R/100 टू द पावर E। यहाँ पर P के जगह पे 55,000 और 5% यानी 5/100, समय 2 वर्ष, 2 से कर दें,
20, ये हो जाएगा 21/20 गुने 21/20, 0 0 कैंसिल, 25 2 से 1 2 बचा हुआ रह जाएगा। 21 गुने 21 करेंगे 441, 441। अगर इसको भी हम 4 से गुना करते हैं, नीचे भी 4 से गुना करते हैं, तो 25 चौका 100, अर्थात ये 00 और नीचे 8 आ जाएगा। अब आसानी से इसे हम भाग देते, इतना ही आंसर आएगा। तो 8 25 40, ये 5 वाला देखिए सब 60,000 के ऊपर है, एक ही इसको कम वाला है, तो बिना इसका डिटेल कैलकुलेशन किए हुए हम इसका आंसर लगा सकते हैं कि ये होगा 55,825 रुपया 75 पैसा। तो इस तरीक़ा से आप अपना समय बचा सकते हैं। एक व्यापारी 45,000 रुपया में एक सोफ़ा सेट बेचने पर जितना लाभ होता है, उसी सेट को 39,000 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। सोफ़ा सेट का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि लागत मूल्य x है, तो प्रश्न के हिसाब से कह रहा है 45,000 माइनस x, यानी जितना लाभ हुआ बराबर कह रहा है x माइनस 39,000 39,000, यही कह रहा है लाभ बराबर हानि। तो इसमें आप देखिए x को एक तरफ लेके चले जाइए, इस x को इधर आगे ले जाएंगे तो इधर 2x हो गया, और इधर क्या हो गया 39,000 प्लस में आ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 9 5 14 के 4, ये 84,000, 2 से भाग दे दें, ये आ जाएगा 42,000 यक्स का मान होगा। यही पूछा जा रहा है कि सोफ़ा सेट का लागत मूल्य क्या होगा। यक्स जो हम माने थे 42,000 होगा, इसका सही आंसर 42,000 होगा। चालीस श्रमिक 100 मीटर लंबी एक सड़क की मरम्मत का कार्य 50 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 40 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ये पूरा काम कितना है, 40 श्रमिक के लिए 100 मीटर लंबी सड़क है, इसको लगता है 50 दिन। हमें करवाना है इस काम को 40 दिन में। 40 दिन में 40 40 कैंसिल, दिन को दिन से काट दीजिए, अर्थात 100 मीटर सड़क बनाने के लिए हमें 50 श्रमिक की ज़रूरत होगी। तो अभी हमारे पास 40 श्रमिक है, तो कितने और अतिरिक्त हमें चाहिए, 10 श्रमिक और अतिरिक्त चाहिए। इसका सही आंसर होगा 10। अगला प्रश्न, एक खाली तालाब में पानी भरने के लिए 2 पाइप ए और बी लगाए गए हैं। पाइप ए अकेले तालाब को 70 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी अकेले उसी तालाब को 80 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप ए और बी एक साथ खोद दिए जाएं तो तालाब को भरने में कितना समय लगेगा। ए का 1 दिन का काम 1/70 भाग, बी का 1 दिन का काम 1/80 भाग, दोनों का 1 दिन का काम 8 7 56, 8 + 7, इतना भाग दोनों मिलकर के काम करता है। तो कितने समय लगेंगे, ये हो जाएगा इसका उल्टा,
560 बटे 8 7 15 दिन। 5 से काटे 5, 5 तिया 15, भाग दे 3 तिया 9, 2 3 7 21। घंटे की बात था तो घंटे लगेंगे। 37.66 घंटे, सॉरी 3 घंटे होंगे, एक बचेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 कर गया, 37.33 घंटे। अगला प्रश्न, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी लैंप पोस्ट को 2 मिनट में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में हम जानते हैं कि 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में चलती है 60 किलोमीटर। इसका कहने का मिनट मतलब हो गया 1 मिनट में 1 किलोमीटर। ठीक है, लैंप पोस्ट को पार करती है 2 मिनट में, तो 2 मिनट में कितना किलोमीटर गाड़ी जाएगी? 2 किलोमीटर जाएगी। अर्थात उस रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी, क्योंकि 2 मिनट में पार करती है इसलिए उस रेलगाड़ी की लंबाई 2 किलोमीटर होगी। 2 किलोमीटर बराबर हम कर सकते हैं 2000 मीटर। ऑप्शन में दिया हुआ है 2000 मीटर, इसका आंसर होगा 2000 मीटर। एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/2 गुने पहला विकर्ण 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गुने दूसरा विकर्ण में पूछा जा रहा है, मान लीजिए इसका D2 है, बराबर कह रहा है 108 वर्ग सेंटीमीटर। D2 का मान आ जाएगा 108/6 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा 18 सेंटीमीटर। यदि एक शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु ऐसा होता है, कह रहा है इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, अर्थात इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी, ऊंचाई कह रहा 4 सेंटीमीटर है। तो हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, तो इसके फार्मूला हम जानते हैं πr/l होता है। यल अर्थात तिरछी ऊंचाई। इस समकोण त्रिभुज से हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं, इसका 5 आ जाएगा। तो अब हम मान रख दें, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 3 और यल की जगह पे 5। ये हो जाएगा 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 330 गुना करेंगे ऊपर वाला बटे 7, इतना घन सेंटीमीटर होगा। भाग दे देते हैं, 7 चौका 28, 5 7 7 49, 1 10 में 7 से भाग देंगे, एक बार लगेगा, 3 7 चौक 28, 47.14 घन सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, x + y = 5, x y = 18, तो इसका मान क्या होगा? x³ + y³ का एक फार्मूला हम जानते हैं, x + y का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x + y। x + y का मान 5 है, अर्थात 5 का क्यूब माइनस 3xy की जगह पे 18, x + y की जगह पे 5, मान भर के निकाल देंगे। 5 का क्यूब करेंगे 125, गुना करें 3 × 18 × 5, 18 × 5 90, 9 तिया 27, 270 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस में 145। इसका आंसर होगा -145। बहुपद इतना के गुणनखंड कौन है?
इतना को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18। कॉमन आ जाएगा x माइनस 6 माइनस 3 x माइनस 6 x माइनस 6 x माइनस 3। तो इसके गुणनखंड होंगे x माइनस 3 और x माइनस 6, इसके आंसर होंगे। दिए गए असमूहीकृत आंकड़े इतना की माध्यिका का मान ज्ञात करें। माध्यिका निकालने के लिए हमें सभी आंकड़ों को या तो आरोही या अवरोही क्रम में रखना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में हम सजा लेते हैं 3, 5, इससे जस्ट बड़ा ये 16 है, 16, इसके बाद 18, इसके बाद 24 और लास्ट में 35। सभी आंकड़े आ गए कि नहीं, एक बार गिनती कर ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंकड़े हैं, नीचे भी 6 आ गए। बीच वाला कौन है? 16 और 18। अगर एक रहता तो जो कहते हैं वो माध्यिका होती। अगर एक से ज़्यादा है, बीच में कोई नहीं है, दोनों का अधिकार है, तो इसका हम औसत निकाल दें। औसत निकालने का मतलब क्या होता है? 16 प्लस 18 दोनों को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें। ये आ जाएगा 8 6 14, ये आ जाएगा 34/2 बराबर 17। इसका आंसर होगा 17। दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करें। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर की एक जीवा है, इसका केंद्र से दूरी निकालना। हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब इसको समद्विभाग करता है। तो ये अगर 16 है जीवा की लंबाई, तो 8 इधर 8 इधर, और त्रिज्या 10 है, तो इस समकोण त्रिभुज में हम इसका मान निकाल सकते हैं लंब का। यह हो जाएगा 10 का वर्ग करेंगे 100 माइनस 8 का वर्ग करेंगे 64, हल करेंगे, इसका मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर जीवा की दूरी होगी केंद्र से। इसका आंसर 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 67, त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज PQR बना लेते हैं। सॉरी, इसको बीच वाला लाइन नहीं खींचना था। PQR एक त्रिभुज है। PQ पर बिंदु X है और PR पर बिंदु Y है। को जोड़ने वाली रेखा QR के समांतर है। ये दोनों रेखा समांतर हैं। यदि PY अनुपात PR, PY और PR का अनुपात 3:5 है, अर्थात 3 और 5 का अनुपात है। यदि PX की लंबाई, ये लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो भुजा PQ की लंबाई क्या होगी? ये पूरी लंबाई क्या होगा? देखें, यह 7 बटे, मान लिया कि ये X है, तो X लिख सकते हैं, बराबर हम इसी के जैसा अब दूसरे भुजा पर हम देखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 3 बटे, यह पूरा क्या होगा? 3 + 5 8 होगा, अर्थात X का मान अब निकाल दें। 8 7 56 बटे 3, ये हो जाएगा, ये 3 8 24 2 18.66। इसका आंसर होगा 18.66 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 68, कॉट 15 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री प्लस
tan 45 डिग्री का मान इनमें से किसके बराबर। हम जानते हैं tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं। अच्छा देखिए इसमें cot इन दोनों में से 75 और 15 मिलाकर करके 90 हो रहा है, तो किसी एक को आप, हम जानते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और इसका उल्टा भी, तो इसको हम cot 75 डिग्री के बदले हम लिख सकते हैं tan 15 डिग्री। और एक फार्मूला और हम जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, तो इन दोनों का मान कितना आ जाएगा 1। उसी तरीक़े से इसका भी मान 1 दोनों गुना में है, तो ये गुने 1 बराबर हो जाएगा 1 प्लस का चिन्ह, और ये tan 45 डिग्री का मान 1 आया था, तो 1 + 1 बराबर 2 होगा। इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 69, यदि इतना बराबर 2 sin थीटा तो थीटा का कोई एक मान बताएं। देखिए 1/cosec स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। उसी तरह sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 sin थीटा। इधर एलसीएम हम ले लें तो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अंश 1। इसी तरीक़ा से cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा। देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यह sin स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो ऊपर भी sin स्क्वायर थीटा नीचे भी sin स्क्वायर थीटा, कट गया 1। इसी तरीके 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, और नीचे भी cos स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल आउट 1, अर्थात 1/1 ये आ जाएगा पूरा 1, फिर उसी तरीक़ा से प्लस इतना के अभिमान 1 बराबर 2 sin थीटा, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 बराबर 2 sin थीटा। इस 2 को दूसरी तरफ लें, डिवाइड हो जाएगा 1, और 1 हम जानते हैं कि यह sin 90 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात थीटा जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। इसका आंसर होगा 90 डिग्री। बीस मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया की लंबाई 20√3 मीटर है मैदान पर, तो उसी समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। 20 मीटर ऊंचा खंभा है, इसकी छाया 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा का मान क्या होगा। इस समकोण त्रिभुज से जानते हैं tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब यानी 20 मीटर बटे 20√3 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, 20 कैंसिल, 1/√3। यह हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान है, अर्थात थीटा का मान 30 डिग्री, अर्थात उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। इसका आंसर होगा 30 डिग्री। मॉक टेस्ट के सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का विस्तृत हल दे चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।